दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अटेंशन पर आपका स्वागत है। आज हम लोग सीटेट 2024 का बाल विकास और मनोविज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे। उसको प्रैक्टिस करेंगे कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आप लोग को अपना लिखते चलना है और 30 क्वेश्चन है, पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न संख्या 1 है, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह क्या प्रदर्शित जेंडर संबंधता, जेंडर समानता, जेंडर समता। तो यहाँ पर आप पहले प्रश्न देखिए, इसमें सीधा कह रहा है लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती, इसलिए समता की बात तो यहाँ हो नहीं सकती, ये दोनों खत्म हो गया। ठीक है, इसलिए जेंडर संबद्धता, जेंडर से संबंध नहीं है, ये भी गलत है। यहाँ पर ये है जेंडर रूढ़वादिता, क्योंकि पहले से पता है कि लड़कियां भाला नहीं चलाती हैं, तो इसलिए यहाँ जेंडर रूढ़वादिता होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, अपसारी चिंतन। यहाँ कुछ लिखना है, जबकि अपसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन के लिए यहाँ ऑप्शन जो दिया है आप देखिए, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक सही समाधान पर स्थिर होता है, एक सही समाधान पर स्थित होता है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है। तो अपसारी चिंतन एक सब में होगा, चाहे गणित हो, चाहे भाषा हो, सब में होता है, इसलिए ये दोनों तो आपका गलत हो गया। अब ये पता, ऑप्शन 2 और 3 इसी में देखना है। कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक सही समाधान पर स्थिर रहता है। तो अपसारी जो होता है कि कई उत्तर उसके सामने फैलाव होता है, अब अभिसारी जो होता है एक केंद्रित होता है। तो इसका एक सही समाधान होगा अभिसारी का, अब अपसारी का जो होगा कई उत्तर होंगे। समझ रहे हैं बात? तो इसलिए इसका सही उत्तर ये होगा, इसके कई उत्तरों को प्रोत्साहित करेगा और एक सही समाधान स्थिर होगा अभिसारी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। अब इसमें आपको ध्यान देना है, इस वर्ड को जरूर देखिएगा, नहीं, सत्य, असत्य, ये पकड़ना बहुत जरूरी है। ऑप्शन ए के समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत ना करें, ये सही है आपका। ठीक, दूसरा है समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसी शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करे, समावेशी में ये भी सही है, सबका साथ सबका विकास। एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है, ये भी सही, भाषा शैली के अंतर समाप्त होती है, सहयोग होता है, ये भी सही है। ऑप्शन 4 है, निश्चित पाठचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है, यही गलत है। ठीक है, चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, अभिकथन ये शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं अप उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। कारण 2 है, पैटर्न ढूँढना और पिछले ज्ञान के साथ जोड़ बनाना शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद करता है। बताओ इसमें कौन सही होगा? शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक, ये कथन हो गया। अब देखो उससे रिजल्ट ये निकलता है, पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जोड़ बनाना शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। इसलिए ऑप्शन ये सही होगा कि ये और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, अभिकथन ये बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है, बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है। अब सही विकल्प चुनना है, ये और दोनों सही है।
आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा, ये और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ये सही है लेकिन आर गलत है। ये और आर दोनों गलत है। कौन सा सही होगा, बताओ उत्तर। अभिकथन ये है, बच्चों द्वारा बचपन अलग-अलग संस्कृतियों में अलग-अलग तरह से अनुभव किया जाता है, तो ये तो सही है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है, ये गलत है। तो इसलिए ऑप्शन 3 सही होगा। ये सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है? अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना होती है? सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाह्य आरोपण, सफलता के लिए बाह्य आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण, असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, असफलता और सफलता दोनों के लिए बाह्य आरोपण। तो कौन सा सही है? इंटरनल आरोपण जो होता है वही आपका सही होगा। यानी असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण सही है, अंदर का मामला। ठीक है? अगर अंदर से आप जैसा सोचेंगे वैसा होगा। ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? ऑप्शन ए, छात्रों को सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षा सबसे अच्छा तरीका है। छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए। सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। पाठचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। कौन सा सही है? ऑप्शन 3 सही है। सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत यही है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 8 है, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, गतिक विकास। बताओ। सामाजिक विकास में तर्क चिंतन की बात नहीं होती है, फिर समस्या समाधान की बात नहीं, नैतिक विकास में भी नहीं होता, गतिक विकास में नहीं होता, लेकिन संज्ञानात्मक विकास में ही तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या होती है। ठीक है? अगला प्रश्न देख लेते हैं। लियो वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है क्या? असंतुलन, निजी वाक, अनुकूलन, संगठन। क्या सही है, बताओ। निजी वाक्य सही है। निजी वाक्य सही है। बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं। अभिकथन है ये, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून लचीले होते हैं और बदले जा सकते हैं। एक कारण है, लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास कर्मिक रूप से चरणों में होता है। नैतिक विकास कर्मिक रूप से चरणों में होता है। अब बताइए सही है गलत है? लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत है, तो इनका जो है सही है। ये आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ये सही हुआ है, यानी एक। ठीक है? अगला प्रश्न है, प्रश्न 11, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उससे संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? अंतर्वैयक्तिक, दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल, तार्किकीय गणित में नृत्य या क्रीड़ा संबंधी क्षमताएं, संगीत में प्रदर्शन या रचना करने के कौशल, स्थानिक में प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के कौशल।
प्रश्न संख्या 12 निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं? ऑप्शन नंबर 1 है अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 2 है अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है। ऑप्शन नंबर 3 अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होता है। ऑप्शन नंबर 4 अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। इसमें कौन सा सही नहीं है? तो इसमें तीनों सही हैं। ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये आपका गलत है। इसलिए पूछा है कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? अपसारी चिंतन, कार्यात्मक स्थिरता, निष्क्रिय अनुकरण, प्रतिक्रिया सेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपसारी चिंतन। ठीक है, ये सब गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? ऑप्शन नंबर 1 पहले स्तर के पहले चरण में, ऑप्शन 2 पहले स्तर के दूसरे चरण में, ऑप्शन 3 दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, ऑप्शन 4 तीसरे स्तर के पांचवें चरण। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? पहले स्तर के दूसरे चरण में। अगला प्रश्न प्रश्न 15 वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए ऑप्शन नंबर 1 विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 है पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 है समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित करना चाहिए। कौन सा उत्तर सही बताओ? ऑप्शन नंबर 1 सही है, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16 है निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? यह केवल कार्य के अंत में दी जाती है। ऑप्शन नंबर 2 ये व्यापक और सामान्य होती है। ऑप्शन नंबर 3 यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है। ऑप्शन नंबर 4 यह सामायिक और विशिष्ट होती है। तो इसका उत्तर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 ये सामायिक और विशिष्ट होती है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17 है समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में नंबर 1 हाथ अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। नंबर 2 विकास सिर से पांव तक होता है। नंबर 3 भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि होती है। ऑप्शन नंबर 4 सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। तो इसका उत्तर कौन सा सही होगा बताओ? प्रश्न संख्या 17 का उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा, अंग जो है हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 अभिकथन ये विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। कारण आर विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। सही विकल्प चुने। प्रश्न संख्या 18 इसका उत्तर क्या होगा? ये और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ये सही है लेकिन आर गलत है। ये और आर दोनों गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा क्योंकि ये आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 19 निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? बताओ। छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन, छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन, एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। ऑप्शन 4 है एक
एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर कौन सही होगा आप लोग बताएं। ऑप्शन नंबर 3 होगा। ये मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। ठीक है, एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है, ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से पठन विकलांगता की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है। नंबर 1 रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई। ऑप्शन 2 ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। ऑप्शन 3 शारीरिक समन्वय में कठिनाई। ऑप्शन 4 स्थानिक समझ या जानकारी में कठिनाई। बताएं इसका उत्तर। इसका उत्तर सही होगा ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। ये 20 प्रश्न थे जिसका उत्तर बताया गया है और समझाया गया है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा-सा भी लाभ हुआ तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।